Hello friends, welcome to UPSC 360. Uh, in this lecture, we will see why we should encourage digital money and how can we encourage digital money. These two topics are very relevant for the mains point of view rather than prelims, and we will discussing here the points. What can you add into answer writings in your exams? So लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर्स। हमने अब तक देख लिया था डिजिटल इकोनॉमी में कि कमोडिटी मनी क्या होता है, मेटेलिक मनी क्या होता है, इस बारे में भी देख लिया। पेपर मनी, डिजिटल पेमेंट्स भी हमने देख लिया, और वी विल सी लेटर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल स्टडी टुडे द सब टॉपिक्स ऑफ बैंक मनी और डिजिटल पेमेंट्स। तो हमने बैंक मनी से रिलेटेड काफी पॉइंट्स पहले के लेक्चर्स में देखे हैं, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि क्यों हमें डिजिटल पेमेंट की को बढ़ावा देना चाहिए, व्हाई वी शुड इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके एंड आफ्टर दिस वी विल सी हाउ टू इनकरेज, इसके लिए क्या क्या हमें करना होगा। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ड्यूरिंग बिफोर 2019 भी आए हैं और ड्यूरिंग 2019 भी आए हैं। बोथ we will see here in this lectures, and after this discussions we will see regulatory bodies payments, how they control. Regulatory board is for the control for payments and settlements and the digital ombudsman. So friends, we will let's start this lectures. सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी मेंस में ऐसे का पेपर होता है जो 3 आवर्स का होता है, और प्रत्येक सेक्शंस में 4 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक में से 1 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यानी टोटल 250 मार्क्स। उसमें ऐसे पेपर में हमें अबाउट 1000 टू 1200 वर्ड्स में हमें जवाब देना होता है। तो आज का क्वेश्चन है कि कैशलेस इकोनॉमी, चार्म्स एंड चैलेंजेस। ये कैशलेस अगर इकोनॉमी है तो ये क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें चैलेंजेस है, आज उस पर बात करेंगे। इस तो फ्रेंड्स वी विल सी दिस क्वेश्चंस फॉर जीएस मेंस और ऐसे राइटिंग्स पर्पस। इस क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, बॉडी, कंक्लूजन्स। हाउ कैन वी प्रोवाइड दिस answers for this cashless economy, charms and challenges. Later now we'll proceed to the next slides. तो अगर इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चंस को लिखना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशंस या ओरिजिन, 2 सेक्शंस है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले अगर डिफिनीशन अगर हमें सपोज के लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? वी नो कि cashless economy is an economy where financial transactions are not conducted with the money in the form of physical banknotes or coins, but rather through electronic methods such as examples NEFT, RTGS, UPI, Bhim and other apps। यानी फिजिकल नोट्स में, फिजिकल बैंक नोट में अगर हम ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं और उसके और नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम या बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करके अगर ट्रांजेक्शन करते हैं मनी का, तो उससे हम क्या करेंगे? कैशलेस इकोनॉमी बोलेंगे। ये डिफिनीशंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एंड अनदर वे टू स्टार्ट दिस क्वेश्चंस, हम ओरिजिन से बता सकते हैं कि हाँ, कि इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू ट्रेड विथ ईच अदर यूजिंग बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हमने बताया था कि दोनों के नीड्स, मतलब दे ट्रेड विद देयर म्यूचुअल नीड्स। अगर दोनों के अगर सेम नीड्स है, इस तरह से दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स उसमें रिक्वायरमेंट होता था। इस लिमिटेशन के कारण इवोल्यूशन हुआ फिएट मनी का, यानी सबसे पहले, उसके बाद कमोडिटी मनी से मेटेलिक मनी से पेपर मनी, एंड देन हम लोग जानते हैं कि अब उसका इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है
वर्चुअल करेंसी के रूप में, यानी क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सिंस ऋषि मुनिस टाइम भारत सोने की चिड़िया। देयर इज अ वेरी पुअर स्टैंडर्डाइज वर्ड्स और सेंटेंस we should avoid to write this type of things. So we'll see the body part. What can we write in the body parts? There are we must write in different point of views or different parts according to RBS point of view, government point of view, and individuals point of view. तो इसमें चांस और चैलेंजेस में क्या है कि सेव कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी अबाउट 27 बिलियन ए ईयर। इसका मतलब है कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं तो जो पेपर को छापने में जो हमारा कॉस्ट लगता है वो बचेगा, यानी अबाउट 27 मिलियन से ईयर वी कैन सेव मनी। अगर पेपर का रिक्वायरमेंट कम होगा तो पेड़ की कटाई नहीं होगी, डेट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। बेटर एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स एनपीए। इसका मतलब है कि इनकम जो डिपार्टमेंट है उसके पास ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा सर्विलांस होगा, क्योंकि उनके मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड हर एक इंडिविजुअल्स का उनके पास होगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ बेटर सर्विलांस ऑन एनपीए फ्रॉड। किसे लोन मिलना चाहिए, किसे लोन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, चैलेंजेस क्या हो सकता है? एमडीआर में हमने देखा था मर्चेंट डिस्काउंट रेट, कि हर एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट को हम इस लेक्चर्स में आगे प्रोसीड करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एमडीआर इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। पेटीएम के वैलेट से हम उस मोबीक्विक के वैलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कुछ चैलेंजेस है। फिर फाइनेंस इवॉल्विंग मोर रैपिडली देन लीगल फ्रेमवर्क, ये सब कुछ फाइनेंशियल टेक जो कंपनीज है इवॉल्विंग मोर रैपिडली देन लीगल फ्रेमवर्क्स। उसके बाद एक केवाईसी यानी कि बैंकों को केवाईसी करना होगा, आधार कार्ड्स से पेमेंट करना होगा, प्राइवेसी डिबेट्स यानी कि आधार कार्ड्स और ये पैन कार्ड जो होगा बैंकों के पास, तो इससे क्या होगा कि एक प्राइवेसी का खतरा बना रहता है और लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं डाटा को देने में। मतलब कभी भी इस डाटा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डिबेट इज ऑलवेज एज इश्यूज विल कैन बी सीन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या गवर्नमेंट का है उसके बारे में देखते हैं कि उसके तरफ से क्या चांस और चैलेंजेस है। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटर सर्विलांस होगा। जो भी टेरर फाइनेंस जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। जो टारगेट डिलीवरीज है यानी कि किसानों को लोन्स या सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए जो पेपर वर्क में या जो 1 लाख करोड़ रुपया जो वेस्ट होता था उसे बचाया जा सकता है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। किसान मनी लेंडर से पैसे लेंगे, पुअर फैमिलीज पॉन्जी स्कीम्स का में फंसेंगे, तो इससे क्या होता है कि उससे निकालने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डिजिटल पेमेंट। challenges क्या है? Challenges, power telecom infrastructure not available everywhere. We know in India there is no sufficient powers or infrastructure available everywhere, you know, and that's why they the people's wanting to use, but there is no infrastructure, and that's why they don't use. गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट बिकम, गवर्नमेंट को खुद जो है रोल मॉडल बनना चाहिए। अब गवर्नमेंट अभी भी टैक्स हैंडलिंग्स है, टेंडर वगैरह या टोल्स प्रोक्योरमेंट का जो होता है वो डिजिटल पेमेंट से करना चाहिए, बट देयर इज टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट। अब सरकार को इनकरेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट को क्या करना होगा, सब्सिडी देना होगा, टैक्स ब्रेक्स, टैक्स में छूट, लॉटरीज वगैरह, परपेचुअल टाइम, और इस वजह से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट यानी कि इनकम से ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर हो तो जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्या हुआ, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन का बाद यानी कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस, और उसके बाद क्या हुआ कि डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो
घट गया था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को पनिशमेंट मेजर्स भी लेने होंगे। अब इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि what are the charms and challenges. So guys, you see secure for the individual's point of view, charms में क्या है? Secure, difficult to steal, time, convenience and financial inclusions. इसका मतलब ये है कि इस डिजिटल पेमेंट से काफी मतलब टाइम्स की बचत है, यानी इन वेरी शॉर्ट टाइम्स वी कैन ट्रांसफर द मनी, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि कोई गरीब भी है तो वो इसका इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकता है। सिक्योर, देयर इज डिफिकल्ट टू स्टील मनी फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट्स। तो ये चांस है। उसके बाद चैलेंजेस में तो डिजिटल डिवाइड, व्हाट एक मतलब जो डिजिटली यूज करने वाले लोग होंगे एक डिजिटल डिवाइड बन जाएगा। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम वी नो लो फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी हमारे देश में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बहुत ही कम है। और नोशन ऑफ सिक्योरिटी विद होल्डिंग फिजिकल करेंसी, कुछ लोगों की आदत होती है कि फिजिकल नोट्स रखने की, यानी अगर उनके पास अगर फिजिकल नोट्स नहीं होते, मतलब फीलिंग्स नहीं होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा फिजिकल नोट्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, रखना पसंद करते हैं। फ्रॉड्स और भी चैलेंजेस क्या है? तो फ्रॉड्स है, कार्ड क्लोनिंग, सर्विस फीस एंड नेफ्ट कार्ड पेमेंट्स। तो ये सब पर जो सर्विस फीस लगती है, तो ये सब भी चैलेंजेस कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। और बाकी कुछ चार्म्स एंड चैलेंजेस है बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे आप होमवर्क करके बताओ एक कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है। नाउ वी विल सी इफ यू वांट टू राइट मोर और नो मोर, तो हम क्या कर सकते हैं, योजना मैगजीन में पढ़ सकते हैं। ये जो एडिटोरियल छपा था योजना मैगजीन्स का, तो उसमें 2017 में, बट दिस इज important for writing for the less cash economy. Here we see cashless transaction have the benefit of transparency, यानी कि कैशलेस आने से, कैशलेस ट्रांजेक्शन होने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। उसके बाद population is illiterate and the rural areas and inadequate infrastructure for digital transaction, it is not possible to create a totally cashless economy. इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन हमारा रूरल एरियाज में होते हैं उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, तो कैशलेस इकोनॉमी, पूरी कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना इट इज इम्पॉसिबल। उसके बाद है कि डेंजर ऑफ साइबर क्राइम्स, कभी भी अगर सपोज कि अगर साइबर अटैक्स होता है तो सारे साइबर अटैक्स के कारण क्या हो सकते हैं कि कोई भी डाटा आराम से चोरी की जा सकती है। देन ये मोस्ट सक्सेसफुल एफर्ट सो फार हैज बीन सीन इन इंडिया, हालांकि स्वीडन में इस चीज को काफी सफलता मिली, लेकिन सोचिए कि स्वीडन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है, तो वहां पर डिजिटल लिटरेसी काफी ज्यादा होंगे। तो एंड दैट्स इन आवर कंट्रीज देयर इज इन एडुकेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, और पॉपुलेशन अभी भी काफी क्या है, इलिटरेटेड। सो दैट्स व्हाई देयर इज इन इंडिया वी सी कि डिजिटल व्हाट वी कैन राइट इन कंक्लूजन्स, तो वी कैन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट इज नॉट पनासिया और नॉर कैश ऑल इज बैड। इसका मतलब कि ये रामबाण नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन ऑफ ऑल इल्स। और इस तरह से बोल सकते हैं कि फॉर ए कंट्री, फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लेस कैश इकोनॉमी इज बेटर देन कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि अभी भी जो कम कैशलेस इकोनॉमी से अच्छा है कि लेस कैश होना। उसके बाद हम देखें कि हाउ टू इनकरेज डिजिटल। सो हमने देख लिया कि हमें क्यों इनकरेज करना चाहिए। नाउ वी सी द अदर, suppose we have encouraged, but what are the reforms the government taken for the encouraging before 2019 and after and during 2019? So we will see all these reforms here. So
we see how to increase less cash economy reforms after demonetization बिफोर 2019। तो यहाँ पे कमेटी बहुत सारे बनाए गए डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। तो रतन वाटल कमेटी बनती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पीएम को रिपोर्ट सौंपा था। विषय कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया, जिसमें कॉलेज पीपुल्स क्या करेंगे, जाकर के जो लोग हैं उसको अवेयर करेंगे, और यूपीआई भीम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए क्या नीति आयोग और एनपीसीआई ने लॉटरी और कैशबैक स्कीम्स चालू किया कस्टमर्स के लिए, लकी ग्राहक और मर्चेंट के लिए डिजिधन व्यापार। उसके बाद है कि बजट में भी आया 2017 की एक सीलिंग लाया गया कैश ट्रांजेक्शन पर, यानी कि टैक्स इंसेंटिव्स टू कंपनीज फॉर यूजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगर कोई कंपनी ट्रांजेक्शन करती है कैश डिजिटल ट्रांजेक्शंस के थ्रू, तो उसे टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो मतलब कस्टम ड्यूटीज लगते थे एटीएम इंपोर्ट से रिलेटेड, तो उस पर भी क्या छूट मिला। उसके बाद है 2018 सब्सिडीज। तो हम देख रहे हैं कि बजट विल, उसके लिए बजट में भी एक्सप्लोर किया गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा इनकरेज कर सकती है, तो उसको भी एक्सप्लोर किया गया। फिर इंटरिम बजट में लाया गया कि जस्ट वेब लीव सर्विस दैट विल इंक्रीज डिजिटल पेमेंट। तो एक डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी सर्विस लाया जा सकता है। नाउ यू विल सी इन दिस लेक्चर कि क्या यहाँ पे सपोज ये एक कस्टमर है, और ये सर्विस ये एक शॉपकीपर है, तो यहाँ से सर्विस लेता है। तो इसे पेमेंट करने के लिए पेमेंट करना है, तो इसके पास बैंक्स ने क्या किया कि एक पीओएस मशीन, एक पीओएस डिवाइस इसको दे दिया, एंड पीपुल बाय सर्विस एंड दे पेमेंट बाय यूजिंग दिस डिजिटल ट्रांजेक्शन और पीओएस मशीन। अब क्या है कि इस पीओएस मशीन का जो मेंटेनेंस है, उसके लिए बैंक ने चार्जिंग करना शुरू कर दिया, एंड एवरी 10,000 दे कट 200, एंड these actions by banks discourage the merchants to use POS machines, and that's why। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई भी कस्टमर्स आता है, तो अगर वो चाहे भी तो कि डिजिटल पेमेंट करे, तो मर्चेंट होता था वो बोलता था कि हमारे पास मशीन है ही नहीं, आप कैश में पेमेंट करो, बिकॉज क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी हर्ट होता था। तो इसके लिए आरबीआई ने एक सीलिंग लाया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि प्रत्येक अगर 10,000 का अगर डेबिट कार्ड से या कोई भी यूपीआई भीम के थ्रू अगर पेमेंट या कैश ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो उसके लिए डेबिट कार्ड पर 0.9% यू कैन डिडक्ट। तो और ये जो पावर आता है आरबीआई के पास फॉर डिसीजन, तो ये कहाँ से आता है? पावर फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो इस पावर से क्या होता है कि वो एक सीलिंग लाया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि इन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ 10,000 दे डिडक्ट 90 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए कि merchant discount rate is the fee that merchant must pay to his acquirer bank for every credit debit card transaction, MDR. Merchant profits margin discourages them for adopting POS terminals and QR based digital payments. इसका मतलब है कि जो भी मतलब कि ट्रांजेक्शन होता था, तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट के द्वारा जो बैंक को पेमेंट किया जाता था, दैट इज नॉन एज एमडीआर। और एमडीआर से प्रॉफिट मार्जिन जो होता था वो उसको काफी हर्ट होता था मर्चेंट को, एंड दे डिस्करेज देम फ्रॉम एडॉप्टिंग पीओएस, और इस वजह से वो पीओएस मशीन को इस्तेमाल कम करते थे।
तो उसके लिए क्या है कि आरबीआई ने एक सीलिंग लाया, हमने डिस्कस की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ने एक मतलब एक सब्सिडी लाया कि प्रत्येक 2000 का अगर ट्रांजैक्शन है तो उस पे क्या हुआ या डेबिट कार्ड या हो रहा है तो डेबिट कार्ड या स्कैन पे और ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट से तो सरकार उसको जो भी मर्चेंट्स को पे करना पड़ता था 0.9%, तो वो पेमेंट वो सरकार पेमेंट करेगी। तो ये स्कीम था जो डायरेक्ट बेनिफिट करती थी। इससे क्या होता है कि मतलब डिजिटल पेमेंट और इकोसिस्टम का इंकरेज किया गया। फिर इससे हिडन बेनिफिट्स क्या है? हिडन बेनिफिट्स है कि डाटा माइनिंग है और इस तरह से मतलब कि टैक्स इवेडिंग मर्चेंट्स है उसको नजर में लाया जा उस पे बेटर सर्विलांस किया जा सके। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एमडीआर। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज, Department of Financial Service, Department Cabinet Committee on Economic Affairs, Ministry of Electronic Information Technology। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे और इससे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, हमने देखा था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमडीआर सब्सिडी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि प्रत्येक 2000 अगर ट्रांजेक्शन होता है बाया भीम यूपीआई यूपीएस ट्रांजेक्शन तो वहां पे सब्सिडी सरकार देगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम नेक्स्ट we have seen all the important aspects of these lectures. So guys, if you feel good or useful, like this video and share to your friends and तब तक लिए हम जो है कि फिर से नए लेक्चर में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। थैंक्स।